आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां केजरीवाल ने पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मैं जो योजना का ऐलान करने जा रहा हूँ उसी योजना का नाम पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना है। इसके तहत मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। उन्हें लगभग 18,000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल कल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे। वहीं केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि आम आदमी पार्टी के जीतने पर दिल्ली में मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि दी जाएगी। ये योजना समाज में उनके आध्यात्मिक योगदान और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने और उनके प्रयासों का सम्मान है। वहीं भाजपा वालों इसे रोकने की कोशिश मत करना, बहुत पाप लगेगा। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि हरदीप पुरी जी को गिरफ्तार कर लीजिए। उनके पास सारा डेटा है, कहां कहां उन्होंने रोहिंग्यों को बसाया, उन्होंने ट्वीट करके बताया है। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, जरूरत क्या है, नौटंकी क्यों कर रहे हैं? हरदीप पुरी जी के पास और अमित शाह जी के पास सारा डेटा है, कहां किस रोहिंग्या को बसाया, वहां उसको कर लो गिरफ्तार। ऐसी नौटंकी मचा रखी है, मतलब इन्होंने कोई देश चलाना थोड़ी है। सुबह से शाम तक नाटक करते रहते हैं ये लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव से पहले केजरीवाल का एक और बड़ा ऐलान, जहां केजरीवाल ने पुजारी व ग्रंथी सम्मान योजना का किया है ऐलान। इसके चलते पुजारी व ग्रंथियों को हर महीने मिलेगी 18,000 रुपए की सैलरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक और योजना का ऐलान किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो स्नेह कमल, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी लगातार कई योजनाओं का ऐलान करती जा रही है, उसी के चलते आज उन्होंने एक और नई योजना का ऐलान किया है। इस संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, अगर विधानसभा चुनाव को मद्देनजर जिस तरह से लगातार अरविंद केजरीवाल ने कई कार्ड खेले हैं, उसमें आज सबसे बड़ा कार्ड खेल दिया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अक्सर जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार जो पहले थी, अब आती थी सरकार, जो भी आम आदमी पार्टी सरकार थी, उस पर तुष्टीकरण का आरोप लगता था कि उन्होंने इमामों के लिए, मदरसों के जो इमाम है, जो मस्जिदों के मौलवी है, उनके लिए जो है एक सैलरी की योजना शुरू की थी। उसको लेकर काफी आरोप उन्होंने मतलब झेला था, तब लगातार उन पर हमले होते थे। अब एक उन्होंने अपना एक ट्रम्प कार्ड, कह सकता हूँ बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। जो दिल्ली में तमाम गुरुद्वारे हैं, उनके ग्रंथी हो, जो ग्रंथी साहिबान जो गुरुद्वारे के पुजारी होते हैं, उनके ग्रंथी कहते ग्रंथी हो या मंदिरों के पुजारी हो, उनके लिए मुख्यमंत्री सम्मान योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत उन्हें 18,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। अगर हम इसकी परिणामों की बात करें, तो इनका हम कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि अगर मंदिरों की बात करें, अगर गुरुद्वारे की बात करें, वहां पर डेली हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, पूजा करते हैं, अपना शीश नवाते हैं। और वहां के अगर पुजारियों को 18,000 रुपए प्रति माह की राशि अगर मिलेगी, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वहां के जो ग्रंथी हैं या पुजारी हैं, वो भी उनके बड़े समर्थक के रूप में परिवर्तित होंगे। और क्योंकि अगर मंदिरों की बात करें, मंदिरों में, गुरुद्वारों में हजारों संख्या में, जैसे मैंने कहा, रोज लोग आते हैं, दर्शन करते, पूजन करते हैं। तो हो सकता है कि वहां के जो मंदिर के ग्रंथी है, गुरुद्वारे ग्रंथी है, मंदिर के पुजारी हैं, तो लोगों को कन्विंस भी करना शुरू कर लें। तो इस तरह हम चुनाव को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा दांव या बहुत बड़ा अपना ट्रम्प कार्ड खेला है। अब भारतीय जनता पार्टी शायद इस योजना का, जिस तरह से उनका एक किसी वर्ग विशेष को लेकर उनको पर भी आरोप लगते हैं, किसी एक धर्म की पार्टी है, तो शायद इस योजना का भारतीय जनता पार्टी अब तक जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तमाम योजनाओं का जिस तरह उन्होंने विरोध किया था, शायद अब इस योजना का विरोध न कर पाए। इसी को देखते हुए जब अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता की और ट्विटर पर भी अभी लिखा उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी वालों, इस योजना का विरोध मत करना, तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। हालांकि यह व्यंग्यात्मक है, लेकिन इसका परिणाम वह भी जानते हैं क्या हो सकता है। इस कारण से ही उन्होंने
इस तरह का जो है व्यंग करा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी वालों इस योजना को मत रोकना। तो हम जी चुनाव को देखते हुए कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का यह बहुत बड़ा दांव है, यह बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है अरविंद केजरीवाल ने। जी स्नेह कमल जी, जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन की बात भी कही जा रही है कि वो कल से इस पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, इस पे रजिस्ट्रेशन के लिए जो पुजारी और जो ग्रंथी हैं उनको किस तरीके के अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें सबमिट करने पड़ेंगे, क्या किस तरीके मतलब क्या डिमांड की गई है इसके रजिस्ट्रेशन के लिए? नहीं, रजिस्ट्रेशन के लिए अभी कोई डिमांड सामने नहीं आई, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की है कि मैं कल कनॉट प्लेस का जो हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर है, वहां से इसकी योजना का शुभारंभ करूंगा। क्योंकि अगर कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर की बात करें, चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे कोई भी अवसर हो, अरविंद केजरीवाल अक्सर उस मंदिर से ही अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमें ध्यान रखना होगा, जब जेल से रिहाई हुई थी तो जेल से आने के बाद सीधा अरविंद केजरीवाल मंदिर गए थे, वहां पे पूजा किया था और जनता से बात की। चुनाव जब भी आते हैं, कोई भी कार्यक्रम अरविंद केजरीवाल अपनी शुरुआत करते हैं, तो अक्सर यह देखा गया कि अरविंद केजरीवाल प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस, जहां उनकी एक गहरी आस्था है, वहां जाते हैं। तो अभी चूंकि ये कार्यक्रम अस्तित्व में नहीं है, इसकी घोषणा हुई है, सरकार जब इसको क्रियान्वित करेगी तब उसका सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन होगा। अभी ये सिंपल, अगर आम आदमी पार्टी की भाषा में कहे तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पूरी रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद जब योजना अमल में आएगी, जिस दिन इसकी अधिसूचना जारी होगी, उसी आधार पर सबको 18,000 रुपये मिलेंगे। अभी फिलहाल यह जानकारी नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट, लेकिन डॉक्यूमेंट के नाम पे सिंपल यही होगा कि इस मंदिर में वो पुजारी हैं, उनका जो निवास अधिवास प्रमाण पत्र हो या आधार हो, इसी तरह कुछ चीजें दस्तावेज उनसे लिए जाएंगे। जी स्नेह कमल जी, इसी के साथ ही जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी लगातार कई योजनाएं निकालती जा रही है, अभी हाल ही में उन्होंने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना निकाली थी, जिसका केंद्र सरकार ने इसमें एक नोटिस निकला था, केंद्र सरकार की तरफ से भी उन्होंने इसमें बीच में अड़ंगा लगाया था, साथ ही साथ एक नोटिस जारी करके ये फर्जी बताई गई थी। तो ये जो अब नई योजना इन्होंने जो निकाली है, इस नई योजना के पुख्ता होने के क्या प्रमाण है कि आखिर ये जो योजना उन्होंने निकाली है वो सही योजना है? जी, अभी तक केंद्र सरकार की ओर से इन दोनों योजनाओं पर कोई नोटिस नहीं थी। दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय ने एक जो है अखबार में नोटिस निकाली थी और बताया था कि ऐसी योजना कोई अस्तित्व में नहीं है। उसको लेकर उसके बाद फिर दिल्ली के उपराज्यपाल ने ये कहा था, जांच का आदेश दिया था, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और आयुक्त को, जो है यहाँ पे जो मंडलायुक्त है, उनको आदेश दिया था कि इस योजना के संबंध में जो रजिस्ट्रेशन है उसका कृपया जांच करिए। कोई भी जो राजनीतिक दल या प्राइवेट व्यक्ति किसी का रजिस्ट्रेशन करते हुए कैसे दस्तावेज ले सकता था। तो हालांकि राज्यपाल ने एक नोटिस जारी की है, वही जो महिला बाल विकास विभाग है दिल्ली का, उसने किया था। अभी तक केंद्र सरकार ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। तो जैसा कि बताया कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेकर जो है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ने विरोध किया था, हो सकता है उस तरह का विरोध अब मंदिर के पुजारियों वाले योजना में विरोध न देखने को मिले। जी बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे दिल्ली के ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ, जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने आज एक बार फिर से एक नई योजना लागू की गई है, जिसमें पुजारियों की योजना एक लगाई गई है। जो केजरीवाल ने पुजारी व ग्रंथी सम्मान योजना का आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है। उनका कहना यह है कि आम आदमी पार्टी ने एक ट्रम्प कार्ड खेला है, जिसके चलते उनको उम्मीद है कि इस पर विपक्षी पार्टियां इस पर कोई भी विवाद नहीं कर पाएंगी। बारिश के बाद वेस्ट यूपी में हाड़ कपा देने वाली ठंड शुरू हो गई है, जहां पर दिन भर लोग बर्फीली हवाओं से कांपते हुए नजर आए हैं। वहीं शाम के समय सर्दी और बढ़ गई है और सुबह और रात के समय कोहरा पड़ने के आसार है। 6 जनवरी से फिर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जब मौसम विभाग शक्वियों ने प्रचंड सर्दी की संभावना जता रहे हैं। वहीं मेरठ, मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी यूपी के सभी जिलों में फिलहाल सर्दी से लोगों का हाल बेहाल है। वहीं कड़ाके की ठंड के कारण मेरठ और हापुड़ में परिषदीय मान्यता प्राप्त सीबीएसई और अन्य बोर्डों से संबद्ध स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं को 30 और 31 दिसंबर तक अवकाश घोषित किया गया है। वहीं 2 दिन तक हुई बारिश के बाद सर्दी का सितम तेजी से बढ़ा है। वहीं दिन का तापमान भी 20 डिग्री से नीचे चल रहा है। और इसी के साथ बता दें कि उत्तराखंड में बढ़ती ठंड के साथ शीतलहर के मद्देनजर धामी सरकार की अहम बैठक हुई है।
तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 4 तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जहां पे भारी ठंड का कहर आपको साफ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर से जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, वहां पे भारी बर्फबारी के चलते वहां पर बर्फ की चादर छाई हुई है। वहीं पर पर्यटकों के पहुंचने का जो सिलसिला जारी है, वहां पे पर्यटकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश की जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, वहां पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फबारी हुई है, जहां पर पूरे जिले में बर्फ की चादर छाई हुई है। उत्तर प्रदेश से आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां पर आगरा का ताजमहल आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोहरे की धुंध छाई हुई है और उसके चलते ठंड काफी हद तक बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि अभी बीते 2 दिनों में हुई बारिश के चलते ठंड का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते सभी जगहों पर ठंड का असर देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तराखंड से आपको ये तस्वीर दिखाई जा रही है, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक की है और ठंड को लेकर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आखिर किस तरीके से जिले के लोगों को इस ठंड से राहत दी जा सके, उसी के साथ ही कई ऐसे अलाव जलाने को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली के ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ लाइन पर जुड़ चुके हैं और उसी के साथ हमीरपुर से स्वनेश सोनी भी हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार। तो स्नेह कमल जी, आवाज जिस आ रही है? तरीके से ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे बीते 2 दिनों में हुई बारिश के चलते ठंड का जो असर पड़ा है, उसे के चलते क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आखिर किस तरीके का माहौल दिल्ली में बना हुआ है? जी जिस तरह से अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में पिछले 3-4 दिनों से ठंड का जो है प्रकोप है वो बढ़ रहा है, यानी सर्द का सिस्टम बढ़ रहा है। जिस तरह से उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश के जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर जो बर्फबारियां हो रही हैं, जो बर्फ गिर रहा है उसका असर कहीं न कहीं दिल्ली की जनता पर पड़ रहा है। अब पहाड़ों पर चलने वाली जो ठंड हवा अब धीमे धीमे नीचे मैदानों को उड़ा रही है, उसका सीधा सीधा असर राजधानी दिल्ली पर है। दिल्ली के अगर तापमान की बात करें, धीमे धीमे जैसे ही जो है दिसंबर का माह समाप्त हो रहा है, यानी दिसंबर के माह में अब मात्र 1 दिन और बचे हैं, कल 31 दिसंबर साल का अंतिम दिन है, तो उसको देखते हुए जिस तरह से दिल्ली में जो सर्द बढ़ रही है, वो हर दिन लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की जो कमी दिल्ली में देखने को आ रही है। दिल्ली में अगर तापमान की बात करें, कल दिल्ली का जो है न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस था, वहीं अधिकतम जो है 16-17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। तो कह सकते हैं दिल्ली में पहाड़ों पर जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों पहले पश्चिमी विक्षोभ का जो असर था, पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं के बीच जो संपर्क हुआ था, उसके कारण जो है यहाँ पे बारिश हुई थी और बारिश के बाद ही दिल्ली का जो तापमान है वो काफी नीचे आ चुका और जो है सर्द काफी बढ़ चुकी है। तो और ऐसा ही अनुमान आने वाले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग का है कि आने वाले 2 दिन यानी सोमवार, आज के बाद मंगलवार, साल का अंतिम दिन कहें या नए साल का पहला दिन, दोनों ये भी जो है सर्द के सितम के प्रकोप झेलेंगे। जी, उसी के साथ हमारे साथ अब हमीरपुर से स्वनेश जुड़े हुए हैं। स्वनेश, वहाँ हमीरपुर में जो बीते जो ठंड बढ़ गई है, उसके चलते वहाँ पे किस तरीके का माहौल बना हुआ है? उसी के साथ शासन प्रशासन के द्वारा क्या कोई अलर्ट भी जारी किया गया है? स्नेहा जी, अगर देखा जाए ठंड को लेकर के, तो यहाँ 2 दिन से बारिश हो रही थी और 2 दिन के बारिश के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत जल्द ही जो है इतनी कड़ाके की सर्दी शीतलहर के साथ पड़ने लगी है। साथ ही साथ अगर रास्ते का देखा जाए तो यहाँ से निकटतम है NH हाईवे 34 पड़ता है। 34 हाईवे में देखा जाए तो रोड की जो विजुअलिटी है वो भी काफी, साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि जो धूमिल और विजुअलिटी गायब होने के कारण वाहनों में ज्यादातर आपस में टकराने या एक्सीडेंट की काफी घटनाएं 1 दिन के अंदर देखने को मिली हैं। जी, स्नेह कमल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या जो बड़ी ठंड को लेकर क्या यहाँ पे शासन प्रशासन के द्वारा कोई अलर्ट जारी किया गया है? क्या किसी तरीके की कोई एडवाइजरी जारी की गई है? जी, अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने पहले ही आज के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया और जहां तक कल की बात कही मैंने, कल के लिए और परसों के लिए भी जो 2 दिन के लिए मौसम विभाग ने IMD ने स्पष्ट कहा है कि इन 2 दिन भी सर्द जो है
और जब बढ़ेगी यानी पारा नीचे होगा। वही जिस तरह से अभी हमारे साथी ने जो हमीरपुर से बताया कि विजिबिलिटी की अगर बात करें दृश्यता की, तो आज सुबह 7:30 बजे जो दिल्ली का सफदरजंग एयरपोर्ट है वहां की विजिबिलिटी लगभग 700 मीटर थी। वहीं अगर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पालम की अगर बात करें तो वहां की विजिबिलिटी सुबह बहुत कम यानी 350 थी। तो तमाम विमानों के संचालन की बात करें, सड़कों पर आवागमन की बात करें, इस विजिबिलिटी कम होने के कारण काफी समस्याएं होती हैं। और जिस तरह से हमारे साथी ने हमीरपुर से बताया कि विजिबिलिटी कम होने के कारण जो राष्ट्रीय राजमार्ग के जो हाईवेज हैं वहां पर दुर्घटना की बहुत संभावनाएं बढ़ जाती है। इस कारण से भी कई क्षेत्रों में ऐसी खबरें भी आई हैं कि गाड़ियां धुंध या कोहरे कारण आपस में टकराई हैं। तो कम से कम विजिबिलिटी कम होने के कारण जो है दुर्घटना की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। जी, इसी के साथ सुनीश आपसे एक सवाल और जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से जब ठंड बढ़ती है तो शासन प्रशासन द्वारा, वहाँ के सीएम द्वारा वहाँ पे रैन बसेरों को लेकर भी कई व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो उन रैन बसेरों को लेकर क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है? अगर शासन की बात की जाए तो शासन कहीं न कहीं जिला अधिकारी हमीरपुर महोदय द्वारा तमाम रैन बसेरों का निर्माण किया गया है। और अगर देखा जाए तो जो भी आपकी नगर पंचायतें हैं उन नगर पंचायतों में शासन द्वारा जो है रैन बसेरा रात में और जगह जगह अलाव जलाने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ में जो भी बच्चों के विद्यालयों को लेकर के है तो उनका विंटर वेकेशन कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए स्नेह कमल जी और सुनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर हमारे साथ में ब्यूरो चीफ और संवाददाता सुनीश और स्नेह कमल जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जगह जगह पर इस ठंड को देखते हुए कहीं एडवाइजरी भी जारी की गई है। वहीं दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ छोटे बच्चों का अवकाश घोषित कर दिया गया है। मौदा तहसील में तमाम पटलों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता संघ का क्रमिक अनशन रविवार को 10वें दिन भी जारी रहा। जहां बताते चले कि मौदा तहसील में एसडीएम व तहसीलदार से जुड़े तमाम पटलों पर तैनात कर्मचारियों पर धन उगाही और भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए मौदा बार ने बीते 19 दिसंबर से क्रमिक अनशन शुरू किया था, जो कि रविवार को 10वें दिन भी जारी रहा। जहां रविवार को वकीलों ने तहसीलदार व एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ ही इस आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। रविवार को सौरभ तिवारी एंड व अशोक कुमार प्रजापति और क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। वहीं पिछले 9 दिनों से जारी अनशन में कोई सक्षम अधिकारी अनशन स्थल पर वकीलों से वार्ता करने के लिए नहीं पहुंचा है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं लगभग 40-42 वर्षों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वकालत कर रहा हूँ। और यहाँ कितने तहसीलदार, एसडीएम, नायब तहसीलदार आए और चले गए, लेकिन जो माहौल आज का इस वातावरण में पैदा हो गया है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। इतना माहौल कभी खराब नहीं हुआ। उसका कारण केवल है अव्यवस्था। अव्यवस्था क्यों है? अव्यवस्था आप फैला रहे हैं और आप ही अव्यवस्था को हवा दे रहे हैं। जैसे खतौनिया 90% गांवों की डिस्टर्ब है। जो अंश घोषित कराए गए हैं वो सभी अंश गलत हैं। उससे किसानों को भारी परेशानी। उनका संशोधन कार्य बड़े आराम से चल रहा था। एक रिपोर्ट ली जाती थी, उसमें लेखपाल रिपोर्ट लगा देता था, कानून उसका अनुमोदन कर देता था, स्वीकृत करके वो खतौनी दुरुस्त हो जाती थी। क्योंकि जिस तरह से मौदा तहसील का माहौल खराब हुआ भ्रष्टाचार को लेकर, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी है वो चाहे तहसीलदार हो और चाहे उनके अधीनस्थ जो भी अन्य कर्मचारी है, उनकी भाषा अनियंत्रित हो गई है। जिस तरह से बार और बेंच का अधिवक्ता और इनका हमारा जो इनके बीच का मध्यस्थता रहती है, इस तरह से हमारा इनका माहौल रहता है, बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन जिस तरह से मौदा तहसीलदार यहाँ जब से आए हैं तब से बिल्कुल माहौल यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ है। अधिवक्ताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए अधिवक्ताओं को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। साथ ही जो क्लाइंट के काम होते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। लगातार रुपए मांगना हम लोगों से, हम तो युवा अधिवक्ता है, हम लोगों से लगातार हर जगह रुपए की मांग होती है, जिसका विरोध लगातार हम करते हैं। इसके बाद मजबूरी में हम लोगों को अपने सीनियरों को बताना पड़ा, जिसके बाद ये आंदोलन शुरू हुआ है और ये आंदोलन अंतिम। विगत 10 दिनों से मौदा तहसील में अधिवक्ताओं की एक अनशन जारी है, जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे
कि किस प्रकार से अनशन में किन किन सूत्रों को लेकर के यहाँ के अधिवक्ता हैं, किस प्रकार से अपने अनशन के लिए निरंतर ऐसी सर्दी में बैठे हुए हैं। और आइए मिलकर के हम बात करते हैं कि क्या मामला है। जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर अधिवक्ताओं का आक्रोश चरम सीमा पर है और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अभी तो ये क्रमिक अनशन है और क्रमिक अनशन के साथ साथ में अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो ये आमरण अनशन में परिवर्तित हो सकता है। मौदाहा से हमीरपुर जनपद से सुनेश कुमार, उत्तर। अब तक की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।